नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 फरवरी सन 2025। तृतीया तिथि शनिवार दोपहर पहले 11:39 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सरकार बिना गारंटी के दे रही है 50,000 रुपए लोन। जानिए कैसे और किन लोगों को मिलेगा लाभ। हरियाणा में रसोई गैस सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी। इन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में अगले 5 दिन होगी बरसात। आज से करवट लेगा मौसम, बताएंगे आज के ताजा मौसम का हाल। 6 महीने से नहीं मिली सैलरी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने सीएम सैनी को लिखी चिट्ठी। हरकत में आए विभाग। हरियाणा सरकार से नाराज अनिल विज बोले, नायब जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर हैं, नीचे उतरे तो दिखे जनता का दुख दर्द। हरियाणा के इन 10 जिलों में बनेगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप। युवाओं के खुलेंगे रोजगार के दरवाजे, जानिए पूरी अपडेट। रिंग रोड निर्माण कार्य के चलते अंबाला से यमुनानगर के बीच आवाजाही करने वाले वाहनों के लिए आई जरूरी खबर। CISF की पहली महिला रिजर्व बटालियन नूह में होगी स्थापित। गृह मंत्रालय ने दी स्वीकृति। हरियाणा के यह 7 रेलवे स्टेशन बनेंगे मॉडर्न, अत्याधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस। दिल्ली में 1 फरवरी से 9 फरवरी तक विश्व पुस्तक मेले का होगा आयोजन। 50 देशों के लोग मेले में करेंगे शिरकत। हरियाणा के इस शहर में आपके वाहन का कटता है चालान तो 90 दिन में करें भुगतान, वरना जब्त होगा वाहन। सरकारी नौकरी अपडेट। राजस्थान में 13,398 पदों पर भर्ती। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका। एज लिमिट 40 साल। ओला के 3rd जनरेशन S1X और S1 Pro ई स्कूटर लॉन्च। फुल चार्ज पर 320 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। कीमत 79,999 रुपए से शुरू। और CUET UG एग्जाम फॉर्मेट बदला। अब पूरी तरह CBT मोड में होगी परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बीते कुछ दिनों से दिन में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत जरूर मिली थी, लेकिन शुक्रवार से फिर से मौसम करवट लेता हुआ नजर आया। सुबह होते ही प्रदेश के अधिकांश जिले घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आए। भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, सिरसा सहित कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार हरियाणा में एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं। 31 जनवरी की रात से लेकर 5 फरवरी तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बारिश से खासतौर पर गेहूं की फसल को लाभ मिलेगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU की ओर से पहले ही किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, जिसमें उन्हें आगामी बारिश को ध्यान में रखते हुए सिंचाई रोकने की सलाह दी गई थी। 5 फरवरी तक प्रदेश में मौसम बदलाव देखने को मिलेगा। 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 31 जनवरी की देर रात और 1 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तो वहीं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार भी जताए गए हैं। 2 फरवरी को कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 3 फरवरी की रात से लेकर 5 फरवरी के बीच अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जेनेटिक डिपार्टमेंट में फील्ड सहायक व लैब सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां प्रोजेक्ट आधार पर की जाएंगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 4 फरवरी 2025 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से तैनात 2000 अध्यापकों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस मामले को लेकर अध्यापकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बजट डिमांड और अनुबंध बढ़वाने की मांग को लेकर पत्र लिखा था। अब मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शिक्षा विभाग को TGT शारीरिक शिक्षा सहायक और कला शिक्षा सहायकों की बजट डिमांड और अनुबंध बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के बाद मौलिक शिक्षा विभाग हरकत में आया है और महानिदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को HKRN के माध्यम से लगे PTI और कला अध्यापकों का बजट डिमांड और अनुबंध बढ़वाने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय की ओर से DWO अध्यापकों को वेतन नहीं मिलने का स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि आगामी 2 दिन की अवधि के भीतर जिले का नाम, अध्यापक का नाम, पद और विद्यालय कोड, वेतन न देने का कारण और टिप्पणी सहित परफॉर्मा भरकर निदेशालय को भेजा जाए। हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यदि 90 दिनों तक चालान का भुगतान नहीं किया गया तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बीते 2 साल के दौरान करोड़ों रुपए के चालान काटे जा चुके हैं, लेकिन आज भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा चालान राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ट्रैफिक DCP वीरेंद्र विज ने बताया कि चालान कटने के बाद
जुर्माना न भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। जारी आदेशानुसार यदि चालान काटे जाने की तारीख से 90 दिनों तक वाहन मालिक चालान का भुगतान नहीं करता है तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। जिन लोगों के चालान बकाया हैं उन्हें 10 फरवरी तक का समय दिया गया है। इस दौरान चालान न भरने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार गरीब परिवारों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चला रही है। उन्हीं में से हर घर हर गृहिणी योजना भी लागू की गई है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। लोहारों के एसडीएम मनोज दलाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को लकड़ी और कोयले के धुएं से मुक्ति दिलाना है, साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाना है। उन्होंने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं। हर गाँव में डिपो होल्डर और गैस एजेंसियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लाभार्थियों के आवेदन सीएससी सेंटर के माध्यम से लिए जा रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि परिवार के मुखिया के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों की सालाना आमदनी 1,80,000 रूपए से कम होनी चाहिए। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। वहीं बीपीएल राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड और AA कार्ड धारक अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पात्र परिवार सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए epds.haryanafood.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया सुपर 100 कार्यक्रम मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बैच 2025-27 के विद्यार्थियों के चयन के लिए परीक्षा 5 फरवरी को आयोजित होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने इस परीक्षा के लिए राज्य भर में 149 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी, जिसे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे बढ़ा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों के छात्रों को उच्च शिक्षा और कैरियर के बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं। साल 2023 में इसी कार्यक्रम की छात्रा काजल को माइक्रोसॉफ्ट ने 31 लाख रुपए सालाना पैकेज के आधार पर नियुक्त किया था। पहले बैच के ही एक और छात्र प्रवीण को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर 18 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला था। वहीं साल 2024 में इस कार्यक्रम के तहत 62 विद्यार्थियों ने JEE एडवांस्ड और 90 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी। राज्य में आयोजित होने वाली सुपर 100 परीक्षा के लिए 67,800 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा वाले स्कूलों में इस दिन अवकाश रहेगा। वहीं परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, 2 पेन और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लानी होगी। परीक्षा सुबह 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। लेट पहुंचने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी आती है तो वह रजिस्ट्रेशन के दौरान मिले फोन मैसेज को दिखाकर भी परीक्षा में बैठ सकता है। केंद्र सरकार आमजन को आत्मनिर्भर बनाने और उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना है। इस योजना का उद्देश्य कोरोना काल के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को फिर से व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1 साल की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रूपए लोन दिया जाता है। समय पर इस लोन का भुगतान करने पर 20,000 रूपए लोन दूसरी किस्त के रूप में दिया जाता है। इसके बाद लोन की तीसरी किस्त के तौर पर 50,000 रूपए की राशि दी जाती है। इस योजना में लाभार्थियों को हर साल 7% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिसके जरिए लाभार्थियों को नियमित रीपेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हर साल 1,200 रूपए तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले PM स्वनिधि की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। सबसे पहले लोन आवेदन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को टेस्ट करना है। यह भी चेक करना होगा कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि सरकार प्रदेश के 10 जिलों में नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रही है। ये टाउनशिप 3 प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे बनाई जाएगी, जिससे कि उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। सरकार ने पहले से ही 10 क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहाँ टाउनशिप स्थापित होने वाली है। मंत्री नरवीर सिंह ने बताया कि ये क्षेत्र ऐसे स्थानों पर विकसित किए जाएंगे जहाँ 2 राजमार्गों का क्रॉसिंग पॉइंट होगा, ताकि उद्योगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि दिल्ली कटरा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 5, नारनौल अंबाला एक्सप्रेसवे 152D और प्रस्तावित डब्बवाली पानीपत राजमार्ग के किनारे ये टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना को लेकर नीति आयोग और प्रदेश सरकार के बीच चर्चा हो चुकी है। अन्य विभाग भी इसे धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू कर चुके हैं। इस परियोजना के शुरू होने के बाद स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए जिन जिलों को चुना गया है उनमें गुरुग्राम, हिसार एयरपोर्ट के पास, सिरसा, भिवानी, नारनौल, फरीदाबाद, जींद, अंबाला और कैथल शामिल है। पूरे राज्य में यह जानने के लिए सर्वे किया जाएगा कि किन जिलों में टाउनशिप का विकास नहीं हो पा रहा है और वहां पर औद्योगिक पार्क या फिर जोन बनाने के लिए कौन सी जगहें उपयुक्त हो सकती हैं।
सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से सटे अंबाला से वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। यहाँ रिंग रोड निर्माण कार्य के चलते अंबाला से यमुनानगर के बीच आवाजाही करने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट प्लान जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक रोजाना सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये वाहन डाइवर्ट रहेंगे। यमुनानगर से अंबाला आने वाले वाहन शाह चौक से शाहबाद के रास्ते अंबाला आ सकते हैं। वैकल्पिक मार्ग की बात करें तो शाह, शाहजादपुर, हुडेसरा, पंजोखरा साहिब से भी अंबाला पहुंच सकते हैं। अंबाला से यमुनानगर जाने वाले वाहन शाहबाद, शाह, मुलाना के रास्ते यमुनानगर जा सकते हैं। वैकल्पिक मार्ग की बात करें तो पंजोखरा साहिब, हुडेसरा, शहजादपुर, शाह, मुलाना से भी यमुनानगर पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उपरोक्त समयावधि के दौरान वाहन चालक सुझाए गए नए रास्तों से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में डायल 112 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। हरियाणा के नूंह जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF द्वारा पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित की जाएगी। यह पहल महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व और सुरक्षा बलों की परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इस बटालियन के गठन के लिए कुल 1025 पदों को मंजूरी दी है, जिससे महिला सुरक्षा कर्मियों की संख्या और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। CISF ने नूंह में 50 एकड़ भूमि का मूल्यांकन किया है, जो महिला बटालियन की स्थापना के लिए उपयुक्त पाई गई। गृह मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को इस प्रस्ताव को आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली NCR क्षेत्र में CISF की प्रमुख यूनिट्स कार्यरत हैं, जिनमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, संसद भवन परिसर, केंद्रीय सरकारी भवन सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण इकाइयां शामिल हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने के बाद महिला सुरक्षा कर्मियों की मांग में वृद्धि होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा CISF को इसकी मंजूरी दी गई है। हाल ही में CISF ने नूंह में स्थित गाँव इंद्री में भूमि अधिग्रहण किया है। फिलहाल CISF की पहली महिला रिजर्व बटालियन मध्य प्रदेश के बड़वाहा में स्थित है, जिसे भविष्य में नूंह में स्थापित किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार अमृत भारत योजना के तहत देश भर में रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में बीकानेर डिवीजन के 15 स्टेशनों पर पहले से चल रही पुनर्विकास कार्यों के साथ अब हरियाणा के 7 और स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत जिन नए स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, उनमें हांसी, लोहारू, मंडी आदमपुर, रायसिंह नगर, भट्टू, अनूपगढ़ और कालावाली शामिल है। इसके लिए टेंडर राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन भवनों का समग्र रूप से कायाकल्प किया जाएगा। पुरानी बिल्डिंग को हटाकर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। बुकिंग कार्यालय और विश्राम गृह का नवीनीकरण के अलावा नए शौचालय ब्लॉक बनाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए एंट्री व एग्जिट के अलग अलग द्वार का निर्माण किया जाएगा। स्टेशन परिसर में वाहनों की पार्किंग के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए LED लाइट्स और कलात्मक दीवार चित्रों का प्रावधान किया गया है। इन स्टेशनों पर यात्रियों को फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पीने के साफ पानी के लिए वाटर कूलर लगाए जाएंगे। इन स्टेशनों पर यात्री सूचना प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। बड़ी LED स्क्रीन और GPS आधारित डिजिटल घड़ियां भी लगाई जाएंगी। दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। एक तरह से कहें तो इन रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी खूबसूरती बयां करने की योजना है। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बाद अंबाला के DC का ट्रांसफर कर दिया गया है। पार्थ गुप्ता को हटाकर उनकी जगह अजय सिंह तोमर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्थ गुप्ता को यमुनानगर का DC लगाया गया है। इसको लेकर सरकार ने शुक्रवार को ऑर्डर जारी किया है। इसके साथ ही सरकार ने 7 और अधिकारियों का तबादला किया है। उधर अंबाला में मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने CM नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा, नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उड़न खटोले पर हैं। ये सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि सभी विधायकों और मंत्रियों की आवाज है। अनिल विज बोले, जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, चाहे वह अधिकारी थे, कर्मचारी थे या फिर छूट भैया नेता थे, मैंने इन सब के बारे में लिख कर दिया है। 100 दिन हो चुके हैं। इस मामले में न तो मुझसे कुछ पूछा गया है और न ही कोई कार्रवाई हुई है। अनिल विज आगे बोले, मुझे शक था कि मुझे हराने के लिए किसी बड़े नेता के द्वारा ये काम किया गया है। यहाँ तक कि मुझे मारने का भी प्रयास किया गया। मैं सबसे सीनियर नेता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ हराने की कोशिश की गई है तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो वह करे न करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उड़न खटोले पर ही हैं। नीचे उतरें तो जनता के प्रति देखें। ये मेरी आवाज नहीं है, सारे MLA, सारे मंत्रियों की आवाज है। सूत्रों के अनुसार अनिल विज अंबाला से कुछ अधिकारियों का तबादला कराना चाहते थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद कहा था कि कुछ अधिकारी उन्हें हटवाना चाहते थे। इसके बाद अनिल विज ने तबादले के लिए कहा था। इनमें IAS और IPS स्तर के अधिकारी भी हैं।
डेरा प्रमुख राम रहीम पैरोल पर आने के बाद हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा से ऑनलाइन सत्संग में डेरा प्रेमियों को सत्संग सुना रहा है। इसी कड़ी में कार्यक्रम को विस्तार देते हुए अब डेरा प्रमुख की ओर से 2 फरवरी को नामदान कार्यक्रम का आयोजन होगा। नामदान कार्यक्रम में डेरा प्रमुख ऑनलाइन शामिल होंगे। ऑनलाइन ही नाम लेने वालों को नाम की दीक्षा दी जाएगी। नामदान का कार्यक्रम सुबह 10 बजे का रखा गया है। गौरतलब है कि साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में 20 साल की सजा काट रहा डेरा प्रमुख राम रहीम 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। हर बार उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा आश्रम में ठहरता था, जबकि इस बार उसे सिरसा डेरे आने की इजाजत मिली। 28 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे डेरा प्रमुख सिरसा डेरे पहुंच गया था। यहाँ डेरा प्रमुख के 10 दिन रुकने की संभावना है। इन 10 दिनों में से 4 दिन बीत चुके हैं। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की S1 सीरीज को अपडेट कर दिया है। इसमें कंपनी ने भारतीय बाजार में 2nd जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं। इसमें S1X और S1 प्रो मॉडल शामिल है। 3rd जनरेशन S1X को 4 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसके एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 79,999 रुपए शुरू होती है, जो कि टॉप मॉडल S1X प्लस में 1,07,000 रुपए तक जाती है। वहीं 3rd जनरेशन S1 प्रो को 4 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 1,14,000 रुपए से शुरू होती है, जो कि टॉप मॉडल S1 प्रो प्लस में 1,69,000 रुपए तक जाती है। कंपनी का दावा है कि 5.3 किलोवाट बैटरी पैक वाला फ्लैगशिप S1 प्रो प्लस मॉडल एक बार फुल चार्ज करने पर 320 किलोमीटर चलेगा, तो वहीं S1X में फुल चार्ज पर 242 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 3rd जनरेशन ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बुकिंग पहले से शुरू हो चुकी है और कंपनी का दावा है कि डिलीवरी फरवरी के मध्य में शुरू होगी। S1 एयर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। वहीं 2nd जनरेशन S1X और S1 प्रो की कीमतों को कम कर दिया गया है। बजट से एक दिन पहले सेंसेक्स 740 अंक की तेजी के साथ 77,500 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 258 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 23,508 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं BSE स्मॉल कैप 899 अंक की तेजी के साथ 49,958 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 44 में तेजी और 7 में गिरावट रही। लार्सन एंड टूब्रो, ITC, रिलायंस और इन्फोसिस ने बाजार को चढ़ाने में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, जबकि भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक और ITC होटल्स ने सेंसेक्स को नीचे खींचने की कोशिश की। आम बजट पेश होने से एक दिन पहले सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 10 ग्राम यानी 1 तोला 24 कैरेट सोने का भाव 862 रुपए बढ़कर 82,165 रुपए पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी बढ़त देखने को मिली और ये 993 रुपए बढ़कर 93,177 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 77,450 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 84,480 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।